आज हम बात करेंगे एक कॉमन जीआई डिजीज की जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हरमीत सिंह और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंतड़ी की लंबे समय तक रहने वाली सूजन को कहते हैं। इसमें बड़ी आंतड़ी में सूजन के अलावा अल्सर्स और इन्फ्लामेशन ये हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को ब्लड इन स्टूल्स और कई बार फीवर एटसेट्रा ये सिम्टम्स रहते हैं। इस बीमारी को सरल भाषा में संगरहनी भी कहते हैं, जो कि साथ रहने वाली बीमारी है। बड़ी आंतड़ी का कार्य समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी आंतड़ी कोलन, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर एब्जॉर्ब होता है और स्टूल की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा बड़ी आंतड़ी में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर इसमें इन्फ्लामेशन या अल्सर हो जाए तो बड़ी आंतड़ी के ये सारे कार्य प्रभावित हो जाते हैं। बीमारी की एक्सटेंट या क्या प्रकार है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जनरली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रोक्टाइटिस या मलाशय या रेक्टम की सोजिश, इसको हम प्रोक्टाइटिस कहते हैं। लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, जिसमें बड़ी आंतड़ी का जो लेफ्ट पोर्शन है वो इन्वॉल्व होता है। और पैन कोलाइटिस, जिसमें पूरी की पूरी बड़ी आंत प्रभावित होती है। तो ये 3 प्रकार हैं, ये एक्सटेंट है जो बीमारी की देखने में आती है। अगर डिटेल में इसके मेन सिम्टम्स या मेन लक्षण उसकी बात करें तो सबसे कॉमन है अपने स्टूल में ब्लड आना, लैट्रिन या पैखाने में खून आना। कई मरीजों में खून के साथ म्यूकस भी आता है और टेनिस्मस, बार बार स्टूल आता है। कई मरीजों को 8-9 बार स्टूल जाना पड़ता है, पैखाना करना पड़ता है और इसमें ब्लड आता है। कुछ मरीजों में अगर ये बीमारी ज़्यादा सीवियर है तो इसके साथ हाई ग्रेड फीवर, बुखार होना या कई बार भूख ना लगना, वॉमिटिंग आना और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना। कुछ मरीजों में इसकी लेटर स्टेज में कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जिसमें अनीमिया, खून बहुत ज़्यादा कम हो जाना या सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या कई बार टॉक्सिक मेगाकोलन, जिसमें बड़ी आंतड़ी फूल जाती है और मरीज को बीमारी बहुत ही सीवियर हो जाती है। एटियोलॉजी या इसके संभावित कारणों की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अपने आप अपनी आंतड़ी को डैमेज करना शुरू कर देता है। जेनेटिक कारण 250 से लेकर 300 जीन लोकाई इनका आविष्कार किया गया है, जो कि आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस में पाए जाते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें एक हाइजीन हाइपोथेसिस करके टर्म है। जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट और सैनिटेशन की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, तो हमारे जो शरीर का बैक्टीरिया और वायरसेस का बचपन में एक्सपोजर होता था वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां ये बढ़ रही हैं। पहले ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती थी। अब इंडिया में भी और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का इंसिडेंस और प्रेवलेंस बढ़ रहा है। इसके अलावा गट माइक्रोबायोटा, जो हमारी बड़ी आंतड़ी में बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, इनका भी डिसबायोसिस, इसकी वजह से भी, जैसे कुछ बैक्टीरिया
बिफिडोबैक्टीरियम, फर्मिक्यूट्स, इनकी कंटेंट बड़ी आंतड़ी में कम हो जाता है और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया ये बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिस करके अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। आम करके 15 टू 35 एज ग्रुप में कॉमनली ये सिम्टम्स पाए जाते हैं और तकरीबन 15% मरीजों में उनके परिजनों को या उनकी फैमिली मेंबर्स को भी ये डिजीज़ पाया जाता है। तो जिनकी फैमिली में अल्सरेटिव कोलाइटिस है उनकी संभावना इस बीमारी की होने की बढ़ जाती है। इसका डायग्नोसिस अगर हम बात करें, डायग्नोसिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, इन्फ्लामेटरी मार्कर लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, इनसे हमें बीमारी का पता लगता है। और इसके अलावा एक स्टूल टेस्ट हम करते हैं। स्टूल टेस्ट में स्टूल माइक्रोस्कोपी ये देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, शिगेल्ला, ई कोलाई इनकी वजह से तो नहीं मरीज को सिम्टम्स हो रहे। एक और टेस्ट है जिसको कहते हैं फीकल कैलप्रोटैक्टिन। इससे हमें पता लग जाता है कि मरीज को अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है और क्या सेवेरिटी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी में एक छोटी सी ट्यूब जिसके आगे कैमरा लगा रहता है, इससे हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस का बहुत ही अच्छे से डायग्नोसिस हो जाता है। डिजीज़ की एक्सटेंट जैसे मैंने बताया, प्रोक्टाइटिस, लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस या पैन कोलाइटिस कितनी एक्सटेंट है ये पता लग जाता है। और एक छोटा सा टेस्ट बायोप्सी, ये हम कोलोनोस्कोपी के ड्यूरिंग करते हैं और बायोप्सी में हमें डिजीज़ की स्वेरिटी पता लग जाती है और प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। बायोप्सी को हम डिजीज़ कोलन में आंतड़ी में से कुछ टिश्यू लेते हैं जो कि हमारे पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और प्रॉपर अल्सरेटिव कोलाइटिस का डायग्नोसिस और डिजीज़ की स्वेरिटी पता लग जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर डायग्नोसिस हमने कर लिया है तो इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट का मुख्य गोल या लक्ष्य है कि बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो सारे कंट्रोल में आ जाएं, मरीज स्वस्थ फील करे। अगर उसको स्टूल में ब्लड आ रहा है या स्टूल की फ्रीक्वेंसी 6, 8, 9, 10 है तो वो नॉर्मल 1 या 2 हो जाए और इसको हम कहते हैं पेशेंट को रिमिशन हो गया है। कई बार हम कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं कि डिजीज़ प्रॉपरली कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। दवाइयों की बात करें तो दवाइयों में सबसे इम्पोर्टेंट है अमाइनो सैलिसिलिक एसिड या 5-ASAs। ये बैकबोन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट की। इसके अलावा अगर बीमारी मॉडरेट टू सीवियर है तो स्टेरॉइड्स देके कंट्रोल की जाती है। कुछ और दवाइयाँ जिनको इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स कहते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एज़ाथाइप्रिन और 6-मरकैप्टोप्यूरिन करके दवाइयों का यूज़ होता है। और बायोलॉजिकल्स जिसमें इन्फ्लिक्सिमैब, एडेलिमुमैब, ये दवाइयाँ इस्तेमाल करके अगर मॉडरेट टू सीवियर कोलाइटिस है तो बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाती है। कुछ नई दवाइयाँ जिनको जैक इनहिबिटर्स कहते हैं, ये दवाइयाँ ओरल एजेंट्स हैं, ओरली हम दे सकते हैं, गोलियों के रूप में उपलब्ध हैं और मॉडरेट कोलाइटिस में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा हम मरीज़ों को अच्छी जीवन शैली की सलाह देते हैं कि नियमित रूप से आप अच्छा भोजन करें और नियमित रूप से अपनी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें और समय रहते ही डॉक्टरी सलाह लेते रहें। अगर मैं इस बीमारी को सम अप करूं तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि लंबे समय तक रहती है, पर बहुत हद तक इसको नियंत्रित किया जा सकता है। 80% केसेस में मेडिसिन्स और डाइट से ये कंट्रोल की जा सकती है।
समय रहते डॉक्टरी जांच और प्रॉपर इलाज महत्वपूर्ण है, और सही देखभाल से मरीज एक सामान्य जीवन लीड कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगा है तो इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।